ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां कठुआ इलाके में एक नदी में अचानक बाढ़ आने से 7 लोगों की जान आफत में फंस गई। वहां अचानक आई बाढ़ में 7 लोग फंस गए। खबर मिलते ही पुलिस के साथ एनडीआरएफ की एक टीम वहां पहुंची। तेज धार में फंसे 7 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सी के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश की गई। बताया गया कि 7 लोगों में कुछ को निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ लोग पानी की धारा में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश अब भी जारी है। बीते 3 दिन से जम्मू में भीषण बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उस नदी में अचानक पानी बढ़ गया। वहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात और खराब हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से लोगों का हाल बुरा है। वहां हरिद्वार में आई भयानक बाढ़ में गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह बहती दिखी। लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया हो, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक इलाके में सड़क पर इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती नजर आईं। ये देखो कारे का जो उछाले मार रही हैं, कितना पानी है यहाँ पर हरिद्वार के अंदर। सड़क पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहाँ कोई नदी बह रही हो। बाढ़ के पानी की लहरों में छोटी बड़ी सभी गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरती दिखी। लाल रंग की एक कार तो लगा पूरी तरह पलट जाएगी। वहाँ से गुजर रहे कुछ लोगों ने दहशत पैदा करने वाली तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य हिमाचल भी बेहाल हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला। कुल्लू के मोहलखड्ड इलाके में भारी बारिश के कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं। पहाड़ी नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां एक ही झटके में करीब 10 गाड़ियां बह गईं। हालांकि करीब 200 मीटर आगे जाने पर सभी गाड़ियां पत्थरों के बीच फंस गईं। बाढ़ के कहर की भयानक तस्वीरें दहशत पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इन गाड़ियों को खिलौनों की तरह नदी में बिखेर दिया हो। पानी का बहाव कम होने पर वहां मौजूद लोगों ने मिट्टी खोदने वाली मशीन बुलाई और बिना देर किए गाड़ियों को निकालने का काम शुरू किया। लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान रात के वक्त नदी में अचानक सैलाब आया और किनारे पर खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। तो कुछ गाड़ियां कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। राहत की बात यह रही कि बाढ़ में फंसी ये गाड़ियां खाली थीं और किसी की जान नहीं गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मानसून ने ऐसा दावा बोला कि 72 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। जिले के जिले बेहाल हो गए। सबसे ज्यादा बारिश मंडी जिले ने झेली। एक दिन पहले वहां बादल भी फट गया, जिसकी वजह से अचानक बाढ़ आ गई और हालात इतने खतरनाक हो गए कि लोगों को पहाड़ों के पास बनी सड़कों से दूर रहने को कह दिया गया, क्योंकि ऊपर से कब बड़े बड़े पत्थर नीचे आ धमके कुछ पता नहीं। और मंडी से सामने आए एक भयानक वीडियो ने भी इस चेतावनी पर मोहर लगा दी। वहां जिस नाले को पार करने के लिए कई फीट ऊपर पुल बनाया गया था, भारी बारिश के बाद वो नाला सैलाब बनकर उस पुल को ही लांघता नजर आया। मगर बरसात ने ऐसा हाल हिमाचल प्रदेश के मंडी के किसी एक इलाके का ही नहीं किया। वहां जगह जगह नदियों और नालों के लिए बारिश का पानी अपने अंदर समाना मुश्किल हो गया और फिर वो ऐसे उफान पर आए कि किसी की भी बलि लेने को बेताब दिखे। एक तस्वीर में जमीन खिसकने से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर पड़े नजर आए। हादसे में एक पुल तो बाल बाल बच गया, मगर मकान, स्कूल और बाजार बाकी सब बर्बाद हो गया। ये देखो सारी दुकानें तबाह हो चुकी है। वहीं मंडी के एक इलाके में सैलाब ने सड़क ही तोड़ डाली और किनारे पर गाड़ियों की कतार लगी दिखी। और बेधड़क बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के मंडी में नेशनल हाईवे 3 भी बंद हो गया। वहां हाईवे के एक हिस्से पर पानी आ धमका, जिसकी सामने आई तस्वीरों में सैलाब हाईवे को चीरते हुए बहता नजर आया, जिसकी वजह से लंबा चौड़ा जाम लग गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी भी गाड़ी की उसे पार करने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसे रास्ता देने के लिए गाड़ियों ने ही अपना रास्ता छोड़ दिया। मतलब यह भी हो सकता है कि ये हिमाचल प्रदेश में मचने वाली बड़ी तबाही की छोटी सी ही पिक्चर हो, क्योंकि मौसम विभाग ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगले 4 से 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं रुकने वाली, उल्टा बीच बीच में बारिश तेज हो सकती है। और अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो हिमाचल प्रदेश बुरी तरह तबाह हो सकता है, क्योंकि जब 72 घंटों की बारिश ने राज्य को हिलाकर रख डाला तो 120 घंटे तो हाहाकार मचा देंगे। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया कि अभी तो मंडी मौसम की मार झेल रहा है, आगे आफत के ये बादल कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे पड़ोसी जिलों में धावा बोलेंगे। सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में भी अचानक बाढ़ आ सकती है, क्योंकि इन जिलों में बारिश पहले भी ज्यादा हुई है और अब भी हो रही है। ये सिलसिला जो है आने वाले करीब 4 से 5 दिन कंटिन्यू करेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में ही बारिश के आसार हैं। बस किसी जिले में ज्यादा तो किसी जिले में कम, इसलिए अगले 2 दिन के लिए राज्य के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। और बंद पड़ा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी 20 घंटों बाद बहाल हो पाया। भयंकर बारिश की वजह से हाईवे के एक हिस्से पर पहाड़ से पत्थर गिर गए और मंडी से कुल्लू जाने वाली सड़क ब्लॉक हो गई। और ऊपर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर पूरे के पूरे रास्ते पर कब्जा जमाए नजर आए। नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ता है, लेकिन जमीन खिसकने की वजह से हाईवे का मंडी से कुल्लू जाने वाला हिस्सा बंद हो गया और मंडी में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों लोग बीच सड़क पर फंस गए। वक्त काटने के लिए कुछ महिलाओं ने तो सड़क पर ही कीर्तन शुरू कर दिया। रात से दोपहर हो गई लेकिन हाईवे नहीं खुल पाया।
शिमला जाना है, रात को 1 बजे से रुके हुए हैं। हमें तो लगता नहीं है कल तक फूट पाएगा ये। नेशनल हाईवे से मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें काम पर लगी नजर तो आईं, लेकिन बारिश ने उनकी स्पीड धीमी कर दी। रुक रुक के बारिश हो रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों ने बताया कि मशीनें सड़क से एक तरफ से मलबा हटा रही थी तो दूसरी तरफ से मलबा गिर रहा था। इस बीच मौसम विभाग का दावा है कि बिपरजॉय तूफान की वजह से इस साल मानसून की चाल बदल गई, जिससे कई राज्यों में समय से पहले ही मानसून पहुंच गया। अरब सागर में उठा बिपरजॉय तूफान 15 जून को गुजरात के तट से टकराया था, जिसने बाद में कई राज्यों में भयंकर तबाही मचाई। और इसी तूफान ने मानसून की चाल भी बदल कर रख दी। आमतौर पर मानसून की शुरुआत दक्षिण से होती है, लेकिन इस बार बिपरजॉय तूफान ने इसकी रफ्तार बिगाड़ दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून 5 दिन पहले ही पहुंच गया। इसी वजह से दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून की पहली बारिश हुई। ये 62 साल में पहली बार हुआ। मानसून 2 दिशाओं से पूरे देश को कवर करता है, एक अरब सागर से तो दूसरा बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर में बिपरजॉय तूफान ने इसकी चाल बिगाड़ दी तो बंगाल की खाड़ी से बनने वाला मानसून समय से पहले ही उत्तर भारत के कई राज्यों में पहुंच गया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से इस हाईवे को प्रशासन ने कुछ देर के लिए बंद भी करवा दिया। लेकिन जब गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को दोबारा खोला गया तब भी वहां के हालात नहीं सुधरे। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। ऐसे में पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो गया, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा होने से कई जगहों पर सड़कें टूट गईं। दिन भर बादल छाए रहने की वजह से साफ साफ दिखना भी बंद हो गया। रही से कसर पहाड़ों से गिर रही चट्टानों ने पूरी कर दी। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। जैसे ही मार्ग अवरोध कहीं भी होता है तो उसको तत्काल दिलवाने का प्रयास किया जाए। इस हाईवे की कुछ जगहों पर पहाड़ों से पत्थरों के टुकड़े गिरने से गाड़ियां जहां तहां फंस गई, जिसके कारण वहां जैम लग गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लगातार हुई बारिश ने कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। सबसे बुरा हाल कांगड़ा के पालमपुर का हुआ, जहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से पालमपुर में सड़कों पर सैलाब आ गया। चारों तरफ पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लोगों की सांसें अटक गईं। शहर की अहम सड़कें भी बारिश के पानी से नहीं बच सकी। वहां भी पानी भरने से दुकानदारों के साथ लोगों की परेशानी बढ़ गई। आफत के रूप में बरस रहे पानी ने गाड़ियों पर ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से जगह जगह जाम की स्थिति बन गई। बारिश के पानी में गाड़ियां तो किसी तरह पार हो गईं, लेकिन पैदल चलने वाले बुरी तरह फंस गए। तेज बहाव में उन्हें किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा। कुछ इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसके बाद वो बर्तनों से उस पानी को बाहर निकालते दिखाई दिए। वहीं हरियाणा के पंचकुला से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश की वजह से एक कार फिसलकर नदी की तेज लहरों में फंस गई, जिसके बाद उसमें सवार महिला को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बाद में हरियाणा सरकार ने इस महिला की जान बचाने वालों को 3 लाख रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया, क्योंकि नदी के किनारे खड़ी वो कार अचानक तेज बहाव में फंसकर नदी के बीचों बीच पहुंच गई। उस वक्त वहां पानी सैलाब की तरह बहने लगा, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। लेकिन इस खतरनाक स्थिति में भी कुछ लोगों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और मोटी रस्सी के सहारे किसी तरह उस कार तक पहुंच गए। इस दौरान पानी के तेज बहाव ने कई बार उन लोगों को बहाने की कोशिश की। हालांकि उन लोगों ने दिलेरी दिखाई और लहरों के बीच फंसी उस कार से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यानी अगर जरा भी देर होती तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता। बाद में उस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर आसमान से बरसती आफत के बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसका मतलब है कि इन राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहले से ही जम्मू कश्मीर से केरल तक हाहाकार मच गया। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल समेत 25 राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। यानी इन राज्यों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ चुका है। कई जगहों पर तो इनका पानी आसपास के इलाकों को डुबो भी चुका है। ऐसे में अगर और बारिश हुई तो फिर लोगों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग के इस अनुमान के बाद सभी राज्यों की सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया। इधर प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां कई नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में तो नदियों का पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। जिसके बाद कुल्लू में प्रशासन ने नोटिस जारी करके होटल मालिकों, टैक्सी चलाने वालों और पर्यटकों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की। नियम नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने और सजा देने की भी तैयारी है। उनको फाइन भी किया जा सकता है 5,000 रुपए तक, और उनको कारावास भी हो सकता है। असल में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं, लेकिन बीते 4 दिनों में कुल्लू में हुई भारी बारिश ने कुल्लू की सूरत बिगाड़ दी। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा है, ताकि मुसीबत की घड़ी में तुरंत एक्शन लिया जा सके और राहत पहुंचाई जा सके। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन के पास भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई।
ऐसे में लोग घंटों तक जैम में फंसे रहे। रास्ता बंद होने से सामान सप्लाई करने वाले कई ट्रक भी वहां फंस गए। इसके अलावा जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला टनल भी कई घंटों तक ब्लॉक रहा, जिसके बाद प्रशासन ने रास्ता साफ करने का काम शुरू किया और लोगों को रास्ता खुलने तक सफर न करने की सलाह दी। वहीं लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए रामबन में 10वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां फंस गया, जिसे आसपास के लोगों ने बचा लिया। बताया गया कि कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश से वहां की कई नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां बीचों बीच फंस गया, जिसे देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और फिर उनमें 2 लोग नदी में उतरे और उसे निकालकर बाहर ले आए। बताया गया कि उस आदमी का घर नदी के दूसरी तरफ था और वो नदी पार कर अपने घर जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो नदी पार कर पाता, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसमें ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे वो नदी के बीच फंस गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर मुंबई में भी मौसम विभाग ने 27 और 28 जून के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मतलब मुंबई में अगले 2 दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी, जो पहले से ही लगातार हो रही भारी बारिश से बेहाल है, क्योंकि मानसून के दस्तक देने के बाद से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां भारी बारिश के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया। अंधेरी इलाके में मौजूद एक सबवे में पानी भरने के बाद वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मुंबई की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक यानी 27 और 28 जून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान वहां 60 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मौजूद भिवंडी शहर तो मानसून की पहली बारिश में ही बेहाल हो गया। कुछ घंटों के अंदर आसमान से वहां इतना पानी बरसा कि शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। भिवंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में सड़क पर कमर तक पानी भरा नजर आया। देखकर लगा ही नहीं कि वहां कोई सड़क है, क्योंकि उस सड़क पर बारिश का पानी तेजी से बहता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही है। इस दौरान उस सड़क पर तेजी से बहते बारिश के पानी के बीच एक आदमी छाता लेकर गुजरता दिखाई दिया। वो संभल कर आगे बढ़ता रहा ताकि वो पानी में बह न जाए। यही नहीं, बारिश का पानी सड़क के किनारे मौजूद दुकानों और मकानों में भी घुस गया। उधर असम के बरपेटा जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि लगातार हो रही तेज बारिश के बाद वहां की ज्यादातर नदियों में सैलाब आ गया, जिनका पानी तटबंधों को तोड़कर आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे बरपेटा जिले में मौजूद सैकड़ों गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। जिले के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। बाढ़ के पानी में कई गांव जलमग्न दिखे। लोगों के मकानों में और रास्तों पर कमर तक पानी भर गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां घुटनों से ज्यादा पानी भरा नजर आया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क से गुजर रही एक बाइक के टायर पानी में पूरी तरह डूबे दिखे। कुछ गांवों में तो लोग नाव से आने जाने के लिए मजबूर हो गए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित ठिकानों पर ले जाते दिखाई दिए। इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तेज बारिश के बाद वहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल हो गया। वहां कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे बन गए कि पानी में उतरकर लोगों को गाड़ियों को धकेलना पड़ा, क्योंकि तेज बारिश के बाद सड़क पर चारों तरफ पानी का ही कब्जा हो गया। वहां के शिकोहाबाद से सामने आए एक वीडियो को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग सड़क पर घुटनों तक भरे पानी में उतरकर ऑटो को धकेलते नजर आए, क्योंकि पानी भरने की वजह से ऑटो बंद हो गए। ऐसे में उनके पास पानी में उतरकर उन्हें धकेलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इतना ही नहीं, वहां हुई तेज बारिश से बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए भी थम गए, जबकि मोटरसाइकिल वालों को पैदल ही पानी के बीच से सड़क पार करनी पड़ी। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भरने के बाद लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। उधर भारी बारिश की मार से गुजरात भी नहीं बचा। वहां कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां के खेड़ा में तो इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर तालाब में बदल गया और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। कुछ जगहों पर तो इस बारिश की वजह से गाड़ियां पूरी तरह डूब गईं। वहीं सड़कों पर घुटनों तक जमे पानी ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। वहां से आई एक तस्वीर में एक मोटरसाइकिल तो पानी में इस कदर डूबी दिखी कि सिर्फ उसका हैंडल ही बाहर दिखाई दिया। इसके अलावा एक अंडरपास में इतना पानी भर गया कि वहां से निकलने वाली गाड़ियां बंद हो गई और लोग उन्हें धकेलकर वहां से निकालते नजर आए। वहीं राजस्थान में हुई मूसलाधार बारिश ने कई शहरों की सूरत बदल दी। वहां श्रीगंगानगर में कई घंटों तक हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया और पूरा शहर तालाब में बदल गया। कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियां आधे से ज्यादा पानी में डूब गईं। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर मोटरसाइकिल वालों की शामत आ गई, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिलें भारी बारिश में बंद हो गईं। यहाँ पे रविंद्र पथ पे कम से कम 3 से 4 टेम्पो पलट चुके हैं, 2 बसें फंस चुकी हैं, एक कार फंस चुकी है। बताया गया कि 3 घंटे तक हुई बारिश ने श्रीगंगानगर का हाल बुरा कर दिया। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से वहां कई बाजार बंद हो गए और बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया
और राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच रेस्क्यू का हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया। वहां राजसमंद में कुछ लोग सूरजकुंड नाले के उफान के आगे बेबस हो गए। इस दौरान 10 से ज्यादा सैलानी वहां जिंदगी और मौत के बीच झूलते दिखे, क्योंकि नाले में आए उफान के आगे उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई और वो करीब आधे घंटे तक वहीं अटके रहे, जिन्हें वहां से निकालने के लिए पास के गांव के लोगों ने उस नाले के दूसरी तरफ एक मोटी रस्सी बांधी, जिसकी मदद से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान उस बरसाती नाले के तेज बहाव की वजह से एक महिला के हाथ से रस्सी छूट भी गई। हालांकि गांव वालों ने उनकी मदद करते हुए उन्हें वहां से बाहर निकाला, जिसके बाद प्रशासन ने उस इलाके में जाने से रोक लगा दी। और राजस्थान में आसमान से बरसी ये आफत कई शहरों के लिए परेशानी का सबब बन गई, जिसका चौंकाने वाला एक वीडियो कोटा से भी सामने आया। वहां तो कुछ घंटों की बारिश के बाद ही एक सरकारी अस्पताल की छत से पानी टपकने लगा, वो भी ऐसा कि देखकर लगा मानो पानी का कोई पाइप फट गया हो। बताया गया कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए कोटा के जेके लोन अस्पताल की छत कुछ घंटों की बारिश भी नहीं झेल पाई और उसकी छत से पानी टपकने लगा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें उस अस्पताल में मौजूद लोग बरसाती पानी से बचने के लिए इधर उधर से निकलते दिखे। जानकारी के मुताबिक अस्पताल की इस बिल्डिंग को कुछ महीने पहले ही तैयार किया गया था, जिसकी छत पहली बारिश में ही टपकने लगी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। टांडा इलाके के अस्पताल के अंदर बाढ़ का पानी भर गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानी हुई। वहां मौजूद किसी शख्स ने बाढ़ की वजह से अस्पताल में फैली अव्यवस्था की तस्वीरें अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिसमें अस्पताल के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। अस्पताल के अंदर कई विभाग तालाब बने दिखे, डॉक्टरों के कमरों, अस्पताल की गैलरी और यहाँ तक कि मरीजों के वार्ड में बाढ़ का पानी भरा दिखा, जिसके बाद मरीजों और तीमारदारों समेत डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई विभागों में पानी भरने की वजह से करोड़ों रुपए की मशीनें खराब होने की आशंका जाहिर की गई। प्रशासन ने मानसून से पहले हर जगह व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन मानसून की शुरुआत में ही उन दावों की पोल खुल गई। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसके बाद वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। मूसलाधार बारिश के बाद वहां जगह जगह पानी भर गया और कई निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर नदी बहती दिखी। मोटरसाइकिल और कार से चलने वाले लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा और पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो जल भराव और कीचड़ आफत बन गया। कई रिहायशी इलाकों में इतना ज्यादा बारिश का पानी इकट्ठा हो गया कि पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से घर में रखा बहुत सा सामान भीग गया। बारिश के पानी ने खेतों पर भी कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। घरों में घुस गया ये पानी सारा, वो जो यहाँ पे खेती बाड़ी है सारा डैमेज हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से ऊपरी इलाकों से पानी के साथ कूड़ा और गंदगी बहकर निचले इलाकों में इकट्ठा हो गई। कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। वहीं भारत के कई राज्यों में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बारिश से मुसीबत खड़ी हो गई। वहां लाहौर में बाढ़ के पानी ने हर गली, हर सड़क पर इस कदर कब्जा जमा लिया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। लाहौर की सड़कों पर निकलने वाला हर आम और खास आदमी पानी की वजह से परेशान दिखा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। जलमग्न सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियां रेंगती नजर आईं और गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। पैदल चलने वाले लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, जबकि भारी जल भराव में फंसने के कारण कई गाड़ियां खराब भी हो गईं। इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का काफिला भी फंसा, जिसकी जानकारी उनकी पार्टी पीटीआई ने ट्वीट करके दी। बताया गया कि भारी जल भराव की वजह से इमरान खान को लाहौर कोर्ट तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बदलना पड़ा। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन से बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन का पता नहीं चलने की वजह से पुतिन टेंशन में आ गए। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन ने 2 रोज पहले अपने लड़ाकों को मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दिया था, जिसके बाद रूसी सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच हुए समझौते के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस के लिए निकले थे। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद न तो वो बेलारूस पहुंचे और न ही उनकी कोई खबर ही मिली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया कहां हैं ये किसी को नहीं पता। दावा है कि उनकी लोकेशन पर बने इस सस्पेंस ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सिरदर्द बढ़ा दिया, क्योंकि माना जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और इसीलिए वो बेलारूस नहीं पहुंचे। इस बात में अगर जरा भी सच्चाई है तो ये पुतिन के लिए बड़े खतरे से कम नहीं है। हालांकि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के मॉस्को कूच करने की खबर और फिर रूस की सरकार के साथ हुए समझौते के बाद ये लगा था कि रूस पर खतरा टल गया है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया और उनके करीबियों के परिवार वालों को निशाना बनाने की वजह से रूस में तख्ता पलट टल गया। 2 रोज पहले वैगनर ग्रुप के लड़ाके तेजी से मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में ही येवगेनी प्रिगोजिन ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उनके लड़ाके मॉस्को की तरफ नहीं बढ़े। लेकिन पुतिन से विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए, इस पर अब बड़ा दावा सामने आया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के खुफिया विभाग के एजेंटों ने येवगेनी प्रिगोजिन और उनके करीबियों के परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी। बताया गया कि इसीलिए येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने पैर पीछे खींचने में ही अपनी भलाई समझी।
2 रोज पहले वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए। दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के कई बड़े अधिकारियों के परिवार वालों को धमकी दिए जाने की वजह से ही रूस में तख्तापलट टल गया। उधर प्रिगोजिन के बेलारूस पहुंचने की खबरों के बीच पोलैंड ने अपने बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि पुतिन से बगावत कर चुके येवगेनी प्रिगोजिन आगे क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने किस तरह यूक्रेन जंग में कहर ढाया है ये पूरी दुनिया ने देखा। यही वजह है कि पोलैंड अभी से सतर्क हो गया, क्योंकि उसे वैगनर ग्रुप से खतरे का अंदाजा बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए पोलैंड ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी, ताकि वैगनर ग्रुप अगर पोलैंड को आंख भी दिखाए तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन की मदद कर रहा है, इस वजह से उसने रूस से दुश्मनी मोल ले रखी है। पोलैंड यूक्रेन, बेलारूस और रूस का भी पड़ोसी है, इसलिए पोलैंड पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो वैगनर ग्रुप जंग में पुतिन के लिए मरने और मारने की कस्में खाता था, उसके ही मुखिया ने पुतिन से बगावत कर दी। इसीलिए पोलैंड वैगनर ग्रुप से सतर्क हो गया। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व प्रमुख ने वैगनर ग्रुप के चीफ को आगाह किया कि वो पुतिन से संभल कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि पुतिन इस सैन्य बगावत को नहीं भूलेंगे और वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन से मिले धोखे का बदला लेकर रहेंगे। और उन्होंने येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन से बचकर रहने की चेतावनी भी दी। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए एक इंटरव्यू में CIA के प्रमुख रहे डेविड पेट्रेस ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन पर खतरा मंडरा रहा है। और CIA के प्रमुख रहे डेविड पेट्रियस ने प्रिगोजिन को यह सलाह भी दी कि वो खिड़कियों से दूर रहें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पुतिन विरोधी कई लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है, जिसमें उन्होंने पिछले साल सितंबर में हुई रूस की एक तेल कंपनी के चेयरमैन राविल मगनफ की मौत का जिक्र भी किया, जिन्होंने यूक्रेन पर हमले की आलोचना की थी और फिर दावा किया गया कि उनकी मौत अस्पताल की खिड़की से गिरने की वजह से हुई। वहीं अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी अमेरिका को पहले से थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पहले से शक था कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के साथ पुतिन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। मतलब ये कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास पहले से ये सूचना थी कि येवगेनी प्रिगोजिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिका के सैन्य कमांडरों को खुफिया विभाग के अफसरों ने 4 दिन पहले ही वैगनर ग्रुप की तैयारियों के बारे में जानकारी दे दी थी। लेकिन वैगनर के विद्रोह से पहले पुतिन को अमेरिकी अधिकारियों ने इस खतरे से अलर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि रूस उन पर तख्तापलट करने का आरोप लगा देगा और माहौल और ज्यादा बिगड़ जाएगा। इस बीच यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने एक बार फिर बखमूत पर तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे पहले पुतिन की सेना ने बखमूत के सभी इलाकों पर कब्जे का दावा किया था। और खबर यह भी सामने आई थी कि इस मौत में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ था। पुतिन ने बखमूत में अपनी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतारा था और वहां जीत हासिल करने के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके लौटने लगे। लेकिन इसी दौरान इस ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना को नसीहत दी थी कि वो बखमूत पर अपनी पकड़ बनाए रखे, नहीं तो यूक्रेन कभी भी बाजी पलट सकता है। इस बीच यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के जाते ही ज़ेलेंस्की की फौज ने वहां हमले तेज कर दिए। दावा है कि यूक्रेन कई इलाकों पर तेजी से कब्जा कर रहा है। इधर देश की राजधानी दिल्ली में बाइक सवार कुछ नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियार के दम पर एक डिलीवरी एजेंट से 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में हुई, जिसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक सवार कुछ बदमाश एक कार से पैसों से भरा बैग लेकर फरार होते दिखे। ये घटना तब हुई जब ओमनिया एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी के डिलीवरी एजेंट साजन कुमार अपने एक साथी के साथ चांदनी चौक से गुरुग्राम जाने के लिए निकले। उन्होंने लाल किले के पास से एक कैब बुक की, लेकिन जैसे ही कार प्रगति मैदान के टनल में घुसी, 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। बाइक से उतरते ही 2 बदमाशों ने पिस्तौल निकाल ली और फिर कार में बैठे उस डिलीवरी एजेंट से पैसों से भरा बैग छीन लिया। उन्होंने हथियार के बल पर करीबन 2 लाख रुपए इसी टनल में जो कैब में सवार 2 लोग थे उनसे लूट लिए। दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस लूट की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद केस दर्ज कर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। इस बीच दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में सरेआम लूट के मुद्दे पर सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया। इस घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके सवाल उठाया, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल का इस्तीफा भी मांग लिया। और दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में हुई लूट की घटना के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, लगे हाथ उन्होंने दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को देने की मांग भी कर डाली, जिसके बाद बीजेपी ने जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब देते हुए पंजाब का जिक्र छेड़ दिया। क्राइम रेट बड़ा कहीं का है तो पंजाब का। केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रगति मैदान की घटना के बाद ये जिक्र छेड़ दिया। उधर पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल समेत 11 अफसरों को बर्खास्त कर दिया। दावा किया गया कि यह कार्रवाई पाकिस्तानी सेना में मौजूद इमरान खान के वफादारों के खिलाफ की गई, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सेना के जिन अफसरों पर एक्शन लिया गया वो 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा को रोकने में नाकाम हुए थे, जिसकी वजह से इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना की कई इमारतों पर भी हमले किए थे। आरोप लगाया गया कि पाकिस्तानी सेना में मौजूद इमरान खान के वफादार अफसरों ने जानबूझकर हिंसा करने वालों को नहीं रोका।
इस मामले की जांच में जुटी पाकिस्तान की सेना ने अपने 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियरों को बर्खास्त कर दिया। इस बीच आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगा दी। चीन के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति जारी रखने को कहा और आतंकवाद पर सख्त एक्शन लेने की सलाह दी। हालांकि चीन आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में कई बार पाकिस्तान की गर्दन बचा चुका है, लेकिन जब आतंकवाद से उसके भी हाथ जलने लगे तो उसने पाकिस्तान को भी आतंकवाद से निपटने का पाठ पढ़ा दिया। चीन के अखबार में छपी खबर के मुताबिक वहां के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर नियंत्रण करने की नसीहत दी। असल में चीन पाकिस्तान में कई विकास परियोजनाएं चला रहा है, लेकिन बीते 3 साल में चीन के प्रोजेक्ट और नागरिकों पर बड़े आतंकी हमले हुए, जिनमें 25 से ज्यादा चीनी नागरिकों की मौत हो गई। इसी वजह से आतंकवाद के मुद्दे पर अब चीन ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। उधर पाकिस्तान के पेशावर में सिख समुदाय के एक आदमी पर गोलियां चलने से दहशत मच गई। वहां 24 घंटे के अंदर सिख समुदाय के लोगों पर यह दूसरा हमला हुआ, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि पेशावर के पास मनमोहन सिंह नाम के दवा व्यापारी पर कुछ हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोप है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है वहां पर 2 दिन पहले सिख समुदाय के एक शख्स पर गोलीबारी हुई थी और वहां दहशत फैलाने के इरादे से 24 घंटे के अंदर ही एक बार फिर सिख समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया, जिसमें मनमोहन सिंह नाम के शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पाकिस्तान की सरकार ने इसकी जांच आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था CTD को सौंप दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में सिख समुदाय के शख्स पर हुए हमले से जुड़ी भारत सरकार ने पाकिस्तान के पेशावर में हुए हमले पर कड़ा ऐतराज जताया। वहां 2 दिन के अंदर अल्पसंख्यकों पर हुए 2 हमलों पर भारत सरकार ने पाकिस्तान से जवाब मांगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को समन्स जारी कर इन हमलों के बारे में जवाब मांगा। पेशावर में 2 दिन के अंदर सिख समुदाय के 2 लोगों पर जानलेवा हमले हुए, जिनमें एक शख्स की जान तक चली गई, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पाकिस्तान के राजनयिक को जारी समन्स में भारत ने पाकिस्तान सरकार से इन हमलों की जांच करवाने और आरोपियों पर एक्शन लेने की बात कही। इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में NIA ने टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। NIA की अलग अलग टीमें पुलवामा के करीब 10 ठिकानों पर पहुंची और वहां छापेमारी की। बताया गया कि 23 जून को टेरर फंडिंग केस में बिहार से एक आरोपी आनंद पासवान को गिरफ्तार किया गया था और इसी कड़ी में NIA की टीम जम्मू कश्मीर के पुलवामा पहुंची। इससे पहले 23 जून को बिहार में NIA ने माओवादियों से जुड़े संगठनों के टेरर फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। साथ ही वहां से एक आरोपी आनंद पासवान को गिरफ्तार किया था। NIA के मुताबिक यह आरोपी फंड इकट्ठा कर रहा था और बैन किए गए संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओविस्ट को फिर से एक्टिव करने की कोशिश में जुटा था और माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में पुलवामा के 10 ठिकानों पर NIA की टीम पहुंची और वहां छापेमारी की। उधर यूपी के हमीरपुर में रहस्यमय गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने दावा किया कि गुब्बारा पाकिस्तान से आया, क्योंकि गुब्बारे पर PIA लिखा था, जिसे देखते ही वहां के लोगों के बीच दहशत फैल गई और वहां के लोगों को यह डर सताने लगा कि पेड़ पर जो गुब्बारा लटका मिला वो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया। वो गुब्बारा एक विमान के आकार का था और उस पर PIA लिखा था, जिसका मतलब वहां के लोगों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन समझा, जिसके बाद इलाके में डर का माहौल बन गया और पुलिस को सूचना दी गई। एक पेड़ के ऊपर जो है एक गुब्बारा मिला है, इसके बारे में जांच की जा रही है। पुलिस ने उस गुब्बारे को कब्जे में लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। वहीं मुंबई से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मकान की बालकनी का बड़ा हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान की बालकनी गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। हादसे का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें मुंबई के विलेपार्ले इलाके में अचानक बालकनी का बड़ा हिस्सा गिरता दिखाई दिया और उसके साथ ही बालकनी में खड़े 2 बुजुर्ग भी नीचे सड़क पर आ गिरे। हादसे के दौरान दोनों बुजुर्गों पर भारी मलबा गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए और थोड़ी देर बाद दोनों की मौत हो गई। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बताए गए और वो उसी मकान में रहते थे जिसमें हादसा हुआ। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पर काफी लोग बैंड बाजे के साथ मौजूद थे और बालकनी ढहने से कुछ सेकंड पहले ही वो सभी लोग वहां से हटे थे, यानी अगर वो भी वहां होते तो और बड़ा हादसा हो सकता था। इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में फुलेरा को जिला बनाने की मांग पर बवाल हो गया और हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि फुलेरा को जिला न बनाए जाने से बड़ी संख्या में नाराज लोग नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करने पहुंच गए और उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात थी। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जयपुर के मौकमपुरा इलाके में नेशनल हाईवे पर तार और पत्थर डालकर जैम लगाने की कोशिश की और पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन बवाल बढ़ता चला गया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने भी लोगों पर पत्थर फेंके, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। हम वापस आ रहे थे तभी पुलिस वालों ने बिना मतलब हमने कुछ भी नहीं किया तो भी अटैक किया। बताया गया कि कांग्रेस विधायक बाबूलाल नागर ने फुलेरा के लोगों को दुदू विधानसभा क्षेत्र में न घुसने की चेतावनी दी थी। इसी के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने मौकमपुरा पहुंचे थे। प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी।
उधर पाकिस्तान के लाहौर की एक अदालत ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 37 साल पुराने एक मामले में बरी कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उन पर आरोप था कि वहां के एक मीडिया समूह को रिश्वत के तौर पर उन्होंने अवैध तरीके से सरकारी जमीन दी थी। और अब इस मामले में नवाज शरीफ को राहत मिल गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ये मामला साल 1986 का है, जब नवाज शरीफ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। उस वक्त उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने वहां के एक मीडिया समूह को रिश्वत के तौर पर बेशकीमती 7 एकड़ सरकारी जमीन दी थी, जिस पर 37 साल बाद फैसला आया और नवाज शरीफ को इस मामले में बरी कर दिया गया। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान की संसद ने उस कानून को भी रद्द कर दिया जिसके तहत भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए वहां के नेताओं का आजीवन चुनाव लड़ना प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी अब नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान लौट सकेंगे और चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी परवेज खटक पर शिकंजा कस गया। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली संस्था NAB ने उन्हें एक घोटाले के मामले में नोटिस जारी कर दिया और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। परवेज खटक पर आरोप है कि उन्होंने पेशावर के बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट में घोटाला किया। जब वो साल 2013 से 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने उस प्रोजेक्ट का रूट कई बार बदला और साथ ही उन्होंने महंगी दरों पर सामान खरीदने की इजाजत भी दी थी, जिस पर उन्हें अब NAB ने नोटिस जारी कर दिया, जिससे परवेज खटक पर जांच का दबाव बनाकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गवाह बनाए जा सके। क्योंकि वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद करीबी रहे। लेकिन 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के मामले में कार्रवाई के बाद उन्होंने PTI से इस्तीफा दे दिया था। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के विद्रोही गुट BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन ने ऐलान कर दिया कि वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों की तैयारी में है। उसने अपने संगठन के कुछ हमलावरों की तस्वीरें भी जारी की और पाकिस्तान के साथ ही चीन को भी सीधे सीधे चुनौती दी कि पाकिस्तान के कई शहर अब उसके निशाने पर हैं। बलूचिस्तान प्रांत के विद्रोही गुट BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने इन तस्वीरों के साथ ये दावा भी किया कि उसकी ये आत्मघाती ब्रिगेड पाकिस्तान के कई शहरों में घुस चुकी है। साथ ही संगठन ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना पर हुए आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी भी ली। ये कबूल किया कि पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमलों के पीछे BLA का ही हाथ था। इन तस्वीरों को जारी कर BLA ने धमकी दी कि वो पाकिस्तान और चीन के सैनिकों पर इससे भी बड़े और भीषण हमले की तैयारी में है। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ विद्रोह भड़क गया और वहां के लोग खुलकर सेना के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना सीमा पर जिहादी लोगों के साथ मिलकर साजिश के तहत वहां के लोगों को निशाना बना रही है, जिसके विरोध में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर सेना के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना उन पर जुल्म ज्यादती करती है और सीमा के करीब बड़ी संख्या में जिहादी लोगों को इकट्ठा करती है। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की आर्मी सीमा पर जिहादियों के साथ साजिश के तहत निर्दोष लोगों की जान लेकर उसका आरोप भारतीय सेना पर लगाती है। हालांकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग पहले भी पाकिस्तान की सेना पर अत्याचार करने का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ लड़ाके तैयार करने के लिए कैंप लगाए गए। बताया गया कि चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने कैंप लगाकर सैकड़ों लड़ाकों को ट्रेनिंग दी ताकि इजराइल के खिलाफ लड़ाई कमजोर न पड़े। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी में कैंप लगाकर नए लड़ाकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। बताया गया कि चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने नए लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के साथ ही परेड भी निकाली जिसमें नकली राइफलें लहराई गई। मतलब PIJ ने इजराइल के खिलाफ अपनी तैयारी और तेज कर दी। इजराइल का आरोप है कि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन PIJ का सीधा कनेक्शन ईरान से है, इसीलिए इजराइल की सेना इस संगठन के लड़ाकों को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी में हमले करती रहती है। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने कैस्पियन सागर में क्रूज मिसाइलों से लैस अपना जंगी जहाज उतार दिया। कैस्पियन सागर के जरिए ही ईरान पर रूस तक ड्रोन भेजने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने कैस्पियन सागर में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वहां क्रूज मिसाइलों से लैस जंगी जहाज उतार दिया। ईरान पर कैस्पियन सागर के रास्ते रूस तक ड्रोन पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। कैस्पियन सागर से ईरान के दुश्मन अजरबैजान की सीमा भी लगती है। यही वजह कि ईरान कैस्पियन सागर में अपना दबदबा बनाना चाहता है। ईरान को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर वो यहाँ अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब हो गया तो अजरबैजान पर वो समंदर से भी हमले कर सकेगा। ईरान की मीडिया के मुताबिक क्रूज मिसाइलों से लैस जिस जंगी जहाज को कैस्पियन सागर में उतारा गया वो समंदर से जमीन पर भी हमले करने में सक्षम है। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने अपने दुश्मन ईरान से एक बहुत बड़े आतंकी हमले के प्लान पर पानी फेर दिया। ईरान और इजराइल रोजाना एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने की धमकी दे रहे हैं, मगर इजराइल ने दावा किया कि ईरान इस बार अपनी साजिश में भूमध्य सागर के टापू देश साइप्रस की जमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश में था।
और वहां इजरायल के नागरिकों की हत्या करवाना चाहता था। इजरायल के मीडिया ने भी रिपोर्ट छापी कि ईरान इजरायल के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन और साइप्रस के उन होटलों को निशाना बनाने की फिराक में था जहां इजरायल के लोग जाते रहते हैं। लेकिन बताया गया कि इजरायल और साइप्रस की करीबी की वजह से ईरान की साजिश धरी की धरी रह गई। इजरायल ने दावा किया कि इससे पहले कि ईरान साइप्रस में उसके लोगों को निशाना बना पाता, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने साइप्रस की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया और ईरान के टेरर सेल के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं ईरान ने ऐलान कर दिया कि उसके बगल में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को उसकी फारसी भाषा में अपना नाम, उसके देश का नाम और उसमें रखे सामान की जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं, ईरान ने धमकी तक दे डाली कि जो जहाज ऐसा नहीं करेगा ईरान उसे जब्त कर लेगा। मतलब ईरान ने सीधे सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अहम रूट पर अपना दावा ठोक दिया। दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसी वजह से वहां ईरान और अमेरिका में ठनी पड़ी है। पिछले महीने तो ईरान ने दुबई से यूएई के दूसरे शहर फुजैरा जा रहे एक दूसरे तेल के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ भी लिया था। इधर मुंबई के कांदिवली इलाके से दिल दहला देने वाली एक खबर आई, जिसमें मैनहोल में उतरकर सफाई कर रहे एक सफाई कर्मी को कार ने कुचल दिया, जिसकी वजह से उस सफाई कर्मी की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें दिखा कि वो सफाई कर्मी कांदिवली इलाके की एक सोसाइटी में मैनहोल की सफाई करने उतरा था कि तभी एक आदमी ने उस पर कार चढ़ा दी, जिसमें वो सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ ही उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत्यु हो गया है, जिसके कारण उचित सेक्शन पुलिस ने इसके अंदर ऐड किए हैं। सीसीटीवी वीडियो में यह भी दिखा कि सफाई के दौरान वहां किसी तरह के जरूरी इंतजाम नहीं थे। इसी आधार पर कांदिवली पुलिस ने मामले में आरोपी कार ड्राइवर के साथ साथ सफाई ठेकेदार को भी गिरफ्तार कर लिया। उधर मुंबई में ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका के अधिकारी के साथ मारपीट कर दी। बताया गया कि कुछ दिन पहले अधिकारियों ने उनके कार्यालय को अवैध बताकर तोड़ दिया था। इसी के विरोध में ठाकरे गुट के नेता अनिल परब अपने साथियों के साथ विरोध दर्ज कराने महानगर पालिका के ऑफिस पहुंचे थे और इसी दौरान उनकी महानगर पालिका के एक अधिकारी से बहस हो गई, जिसके बाद आरोप है कि ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने अधिकारी पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए, जिससे वहां पर हंगामा बढ़ गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले महानगर पालिका ने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के पास ठाकरे गुट के एक ऑफिस को अवैध बताकर तोड़ दिया था, जिसके विरोध में ठाकरे गुट के नेता अनिल परब बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ विरोध दर्ज कराने महानगर पालिका के ऑफिस पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अधिकारी के साथ मारपीट की। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वहां के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि उत्तर बंग विश्वविद्यालय के सामने तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद के लोग मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी के सामने गो बैक के नारे भी लगाते नजर आए। ये विरोध पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ। हालांकि इस दौरान वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे जो उन्हें रोकते दिखाई दिए। बताया गया कि पश्चिम बंगाल की सरकार से हुए टकराव की वजह से वहां के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि उत्तर बंग विश्वविद्यालय के सामने तृणमूल कांग्रेस की छात्र परिषद के लोग मौजूद थे, जिन्होंने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की और जमकर उनका विरोध किया। उधर गुजरात के राजकोट जिले में एक सिलेंडर के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद गोदाम में कई धमाके हुए, जिनकी आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम कई गाड़ियों ने आग बुझाई। इस दौरान गोदाम में रहने वाले लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि सिलेंडर के गोदाम में लगी आग तेजी से भड़कती जा रही थी। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पूरा गोदाम आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। गोदाम के चारों तरफ आग और धुएं का गुबार दिखाई दिया। इसी दौरान सिलेंडरों में हुए धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी। धमाका इतना तेज था कि सिलेंडर के टुकड़े दूर जाकर गिरे। वहीं गोदाम के बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिलें भी आग की चपेट में आ गईं। हालांकि सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग पर काबू पाया। वहीं मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें डीजल से भरा एक टैंकर पलट गया और उसके बाद वहां डीजल की लूट मच गई। बताया गया कि उस टैंकर का अचानक संतुलन बिगड़ा और वो एक घर की दीवार तोड़ते हुए पलट गया और जैसे ही वो टैंकर पलटा उससे डीजल बहने लगा, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो अपने अपने घरों से बाल्टियां ले आया और उसमें डीजल भर लिया। इतना ही नहीं, कई लोग तो ड्रमों में डीजल भरते नजर आए। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही उस टैंकर में भरे डीजल को लोग बाल्टियों और ड्रमों में भरकर ले गए। वहीं सड़क पर डीजल फैलने से वहां आग लगने का खतरा बढ़ गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने दमकल विभाग को इस मामले की जानकारी दी, जिसने पानी डालकर टैंकर को ठंडा किया। बताया गया कि इस हादसे में उस टैंकर का ड्राइवर घायल हो गया। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक ही दिन में यूक्रेन की फौज के 20 हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इतना ही नहीं, पुतिन की सेना ने यह तक कह दिया कि उसने यूक्रेन के करीब 800 सैनिकों को ढेर कर दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में सच्चाई है तो यह यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर कई इलाकों में हमले किए, लेकिन दावा किया गया कि रूस की सेना ने न सिर्फ उन हमलों को नाकाम कर दिया,
बल्कि यूक्रेन के सैनिकों पर ऐसे हमले किए कि उनकी कमर टूट जाए। रूस ने जोरदार हमलों में यूक्रेन के करीब 800 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। हालांकि रूसी सेना ने यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों को किन इलाकों में नाकाम किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के हमले के खतरे के बीच जर्मनी ने लिथुआनिया में अपने 4000 सैनिकों को भेजने की तैयारी कर ली। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही लिथुआनिया यूक्रेन की मदद करने में जुटा है और इसीलिए लिथुआनिया पुतिन की हिट लिस्ट में शामिल है। पुतिन यूक्रेन की मदद के लिए अपने पड़ोसी देश लिथुआनिया को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए ही जर्मनी ने लिथुआनिया में अपने 4000 सैनिकों को भेजने का फैसला लिया। लिथुआनिया और जर्मनी दोनों ही नेटो के सदस्य हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस लिथुआनिया को आंख दिखाने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि इस छोटे से देश ने भी जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दिया है और पुतिन के खिलाफ खड़ा रहा है। वहीं नेटो देश डेनमार्क ने ऐलान किया कि रूस के खिलाफ जंग में वो जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दे सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक डेनमार्क ने यूक्रेन के पायलटों को इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी, ताकि वो जल्द ही इन अमेरिकी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ कर सके। खबर के मुताबिक डेनमार्क ने यह ऐलान किया कि जैसे ही यूक्रेन के पायलट F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, वो ऐसे कई लड़ाकू विमान यूक्रेन भेज सकता है। और अगर डेनमार्क ने ऐसा कर दिया तो जंग की बाजी पलट सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की कई दिनों से अमेरिका से F-16 फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए हामी नहीं भरी। जबकि रूस अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके यूक्रेन में तबाही मचाता रहा। लेकिन फिर नेटो देश डेनमार्क यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया और उसने यूक्रेन के पायलटों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। साथ ही उसने यूक्रेन को ये फाइटर जेट देने का भी ऐलान कर दिया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका समेत उसके कई सहयोगियों ने रूस को ड्रोन देने के मामले में ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई की मांग की। ईरान पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को आत्मघाती ड्रोन देने के आरोप लगते रहे। और इतना ही नहीं, आरोप तो यहां तक लगाया गया कि ईरान ने मॉस्को में शाहिद 136 जैसे कई घातक ड्रोन बनाने का प्लांट लगाने में रूस की मदद की। और इसी को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अल्बानिया भड़क गए। इन देशों ने ईरान की इस हरकत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन बता दिया और ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के लगाए इन आरोपों को झूठा बता दिया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को की सुरक्षा में एक नए रेडार सिस्टम को तैनात कर दिया। माना जा रहा है कि यह फैसला उन्होंने रूस पर लगातार होते ड्रोन हमलों की वजह से लिया, जिसके बाद पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी कर ली। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस ने वहां एक ऐसा रेडार सिस्टम लगा दिया जो 80 किलोमीटर दूर भटकते ड्रोन को भी पकड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही मॉस्को से करीब 20 किलोमीटर दूर 2 ड्रोन ढेर किए गए। इससे पहले 30 मई को वहां 8 ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया था और 4 मई को पुतिन के दफ्तर यानी क्रेमलिन पर भी ड्रोन से हमला किया गया था, जिससे निपटने के लिए रूस ने मॉस्को के आसमान पर नया कवच लगाने की तैयारी कर ली। इधर मुंबई और इंदौर के बीच चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन की छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए। बारिश के दौरान इस ट्रेन के एक एसी डिब्बे में पानी टपकने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उस जाली से पानी की धार गिरती नजर आई जहां से एसी की हवा आती है। बारिश का पानी ट्रेन की छत से लगातार गिरता रहा, जिसकी वजह से अवंतिका एक्सप्रेस के उस डिब्बे में बैठे लोगों को पूरे सफर में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सीटों पर पानी गिरने की वजह से कई यात्री दूसरों की सीटों पर बैठने को मजबूर हो गए, जबकि ट्रेन के फर्श पर पानी फैलने से कई लोगों का सामान गीला हो गया। एक यात्री ने ट्रेन की छत से पानी टपकने का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लेते हुए रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए। उधर यूपी के मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। वहां एक आदमी पर कुत्ते से बर्बरता करने के आरोप में केस दर्ज किया गया और उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी कुत्ते के दोनों पैर पकड़कर उसे हवा में घुमाता दिखा। उसने उस कुत्ते को करीब 2 मिनट तक हवा में लटकाए रखा और उस दौरान वो हंसता रहा। इतना ही नहीं, उस आदमी ने इसका एक वीडियो बनाया और खुद ही उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुत्ते के साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से उसे घुमाकर और बदतमीजी कर रहा है एक लड़का। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर को पार करके दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों से जा टकराया है। उस हादसे में एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिनमें हादसे से पहले बारिश के बीच पुणे सोलापुर हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से भागती नजर आईं। इसी दौरान वीडियो में अचानक सफेद रंग का एक ट्रक दिखाई दिया। ये बेकाबू ट्रक डिवाइडर को पार करके उल्टी तरफ पहुंच गया और बारिश की वजह से गीली पड़ी सड़क पर फिसलते हुए एक काले रंग की कार से जा भिड़ा। ट्रक ने सामने से आ रही कार को कई फीट पीछे धकेल दिया और उस पर गिरने लगा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, रस्सी के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश की गई। बताया गया कि 7 लोगों में कुछ को निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ लोग पानी की धारा में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश अब भी जारी है। बीते 3 दिन से जम्मू में भीषण बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उस नदी में अचानक पानी बढ़ गया। वहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात और खराब हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से लोगों का हाल बुरा है। वहां हरिद्वार में आई भयानक बाढ़ में गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह बहती दिखी। लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया हो, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक इलाके में सड़क पर इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती नजर आईं। ये देखो कारे का जो उछाले मार रही है, कितना पानी है यहाँ पर हरिद्वार के अंदर। सड़क पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहाँ कोई नदी बह रही हो। बाढ़ के पानी की लहरों में छोटी बड़ी सभी गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरती दिखी। लाल रंग की एक कार तो लगा पूरी तरह पलट जाएगी। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने दहशत पैदा करने वाली तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य हिमाचल भी बेहाल हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला। कुल्लू के मोहलखड्ड इलाके में भारी बारिश के कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं। पहाड़ी नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां एक ही झटके में करीब 10 गाड़ियां बह गईं। हालांकि करीब 200 मीटर आगे जाने पर सभी गाड़ियां पत्थरों के बीच फंस गईं। बाढ़ के कहर की भयानक तस्वीरें दहशत पैदा कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इन गाड़ियों को खिलौनों की तरह नदी में बिखेर दिया हो। पानी का बहाव कम होने पर वहां मौजूद लोगों ने मिट्टी खोदने वाली मशीन बुलाई और बिना देर किए गाड़ियों को निकालने का काम शुरू किया। लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान रात के वक्त नदी में अचानक सैलाब आया और किनारे पर खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। तो कुछ गाड़ियां कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। राहत की बात यह रही कि बाढ़ में फंसी ये गाड़ियां खाली थीं और किसी की जान नहीं गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मानसून ने ऐसा दावा बोला कि 72 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। जिले के जिले बेहाल हो गए। सबसे ज्यादा बारिश मंडी जिले ने झेली। एक दिन पहले वहां बादल भी फट गया, जिसकी वजह से अचानक बाढ़ आ गई और हालात इतने खतरनाक हो गए कि लोगों को पहाड़ों के पास बनी सड़कों से दूर रहने को कह दिया गया, क्योंकि ऊपर से कब बड़े बड़े पत्थर नीचे आ धमके कुछ पता नहीं। और मंडी से सामने आए एक भयानक वीडियो ने भी इस चेतावनी पर मोहर लगा दी। वहां जिस नाले को पार करने के लिए कई फीट ऊपर पुल बनाया गया था, भारी बारिश के बाद वो नाला सैलाब बनकर उस पुल को ही लांघता नजर आया। मगर बरसात ने ऐसा हाल हिमाचल प्रदेश के मंडी के किसी एक इलाके का ही नहीं किया। वहां जगह जगह नदियों और नालों के लिए बारिश का पानी अपने अंदर समाना मुश्किल हो गया और फिर वो ऐसे उफान पर आए कि किसी की भी बलि लेने को बेताब दिखे। एक तस्वीर में जमीन खिसकने से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर पड़े नजर आए। हादसे में एक पुल तो बाल बाल बच गया, मगर मकान, स्कूल और बाजार बाकी सब बर्बाद हो गया। ये देखो सारी दुकानें तबाह हो चुकी है। वहीं मंडी के एक इलाके में सैलाब ने सड़क ही तोड़ डाली और किनारे पर गाड़ियों की कतार लगी दिखी। और बेधड़क बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के मंडी में नेशनल हाईवे 3 भी बंद हो गया। वहां हाईवे के एक हिस्से पर पानी आ धमका, जिसकी सामने आई तस्वीरों में सैलाब हाईवे को चीरते हुए बहता नजर आया, जिसकी वजह से लंबा चौड़ा जाम लग गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी भी गाड़ी की उसे पार करने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसे रास्ता देने के लिए गाड़ियों ने ही अपना रास्ता छोड़ दिया। मतलब ये भी हो सकता है कि ये हिमाचल प्रदेश में मचने वाली बड़ी तबाही की छोटी सी ही पिक्चर हो, क्योंकि मौसम विभाग ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगले 4 से 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं रुकने वाली, उल्टा बीच बीच में बारिश तेज हो सकती है। और अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो हिमाचल प्रदेश बुरी तरह तबाह हो सकता है, क्योंकि जब 72 घंटों की बारिश ने राज्य को हिलाकर रख डाला तो 120 घंटे तो हाहाकार मचा देंगे। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया कि अभी तो मंडी मौसम की मार झेल रहा है, आगे आफत के ये बादल कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे पड़ोसी जिलों में धावा बोलेंगे। सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में भी अचानक बाढ़ आ सकती है, क्योंकि इन जिलों में बारिश पहले भी ज्यादा हुई है और अब भी हो रही है। ये सिलसिला जो है आने वाले करीब 4 से 5 दिन कंटिन्यू करेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में ही बारिश के आसार हैं। बस किसी जिले में ज्यादा तो किसी जिले में कम, इसलिए अगले 2 दिन के लिए राज्य के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। और बंद पड़ा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी 20 घंटों बाद बहाल हो पाया। भयंकर बारिश की वजह से हाईवे के एक हिस्से पर पहाड़ से पत्थर गिर गए और मंडी से कुल्लू जाने वाली सड़क ब्लॉक हो गई। और ऊपर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर पूरे के पूरे रास्ते पर कब्जा जमाए नजर आए। नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ता है, लेकिन जमीन खिसकने की वजह से हाईवे का मंडी से कुल्लू जाने वाला हिस्सा बंद हो गया और मंडी में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों लोग बीच सड़क पर फंस गए। वक्त काटने के लिए कुछ महिलाओं ने तो सड़क पर ही कीर्तन शुरू कर दिया। रात से दोपहर हो गई, लेकिन हाईवे नहीं खुल पाया। शिमला जाना है,
रात को 1 बजे से रुके हुए हैं। हमें तो लगता नहीं है कल तक फूट पाएगा। नेशनल हाईवे से मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें काम पर लगी नजर तो आईं, लेकिन बारिश ने उनकी स्पीड धीमी कर दी। रुक रुक के बारिश हो रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों ने बताया कि मशीनें सड़क से एक तरफ से मलबा हटा रही थी तो दूसरी तरफ से मलबा गिर रहा था। इस बीच मौसम विभाग का दावा है कि बिपरजॉय तूफान की वजह से इस साल मानसून की चाल बदल गई, जिससे कई राज्यों में समय से पहले ही मानसून पहुंच गया। अरब सागर में उठा बिपरजॉय तूफान 15 जून को गुजरात के तट से टकराया था, जिसने बाद में कई राज्यों में भयंकर तबाही मचाई। और इसी तूफान ने मानसून की चाल भी बदल कर रख दी। आमतौर पर मानसून की शुरुआत दक्षिण से होती है, लेकिन इस बार बिपरजॉय तूफान ने इसकी रफ्तार बिगाड़ दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून 5 दिन पहले ही पहुंच गया। इसी वजह से दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून की पहली बारिश हुई। ये 62 साल में पहली बार हुआ। मानसून 2 दिशाओं से पूरे देश को कवर करता है, एक अरब सागर से तो दूसरा बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर में बिपरजॉय तूफान ने इसकी चाल बिगाड़ दी तो बंगाल की खाड़ी से बनने वाला मानसून समय से पहले ही उत्तर भारत के कई राज्यों में पहुंच गया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से इस हाईवे को प्रशासन ने कुछ देर के लिए बंद भी करवा दिया। लेकिन जब गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को दोबारा खोला गया तब भी वहां के हालात नहीं सुधरे। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। ऐसे में पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो गया, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा होने से कई जगहों पर सड़कें टूट गईं। दिन भर बादल छाए रहने की वजह से साफ साफ दिखना भी बंद हो गया। रही से कसर पहाड़ों से गिर रही चट्टानों ने पूरी कर दी। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। जैसे ही मार्ग अवरोध कहीं भी होता है तो उसको तत्काल खुलवाने का प्रयास किया जाए। इस हाईवे की कुछ जगहों पर पहाड़ों से पत्थरों के टुकड़े गिरने से गाड़ियां जहां तहां फंस गई, जिसके कारण वहां जैम लग गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लगातार हुई बारिश ने कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। सबसे बुरा हाल कांगड़ा के पालमपुर का हुआ, जहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से पालमपुर में सड़कों पर सैलाब आ गया। चारों तरफ पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लोगों की सांसें अटक गईं। शहर की अहम सड़कें भी बारिश के पानी से नहीं बच सकी। वहां भी पानी भरने से दुकानदारों के साथ लोगों की परेशानी बढ़ गई। आफत के रूप में बरस रहे पानी ने गाड़ियों पर ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से जगह जगह जाम की स्थिति बन गई। बारिश के पानी में गाड़ियां तो किसी तरह पार हो गईं, लेकिन पैदल चलने वाले बुरी तरह फंस गए। तेज बहाव में उन्हें किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा। कुछ इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसके बाद वो बर्तनों से उस पानी को बाहर निकालते दिखाई दिए। वहीं बड़ी खबर आ रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह तेजी से आगे बढ़ा रहा है। जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क तेजी से देश के अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे छोटे अपराधों को अंजाम देकर डी कंपनी खड़ी की थी, उसी तरह लॉरेंस भी जेल में रहते हुए कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की मदद से अपने गैंग का दायरा बढ़ाने में जुटा है। एनआईए के सूत्रों का यह भी दावा है कि लॉरेंस गैंग के संबंध पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से भी हैं, जिनके इशारे पर वो भारत में माहौल खराब करने की साजिश रचने में जुटा है। इसलिए एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की। कुछ रोज पहले एनआईए ने गैंगस्टर टेरर केस में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत 16 गैंगस्टरों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यह बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश के कई राज्यों में फैला है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। माना जाता है कि ड्रग्स तस्करी, टारगेट किलिंग और अवैध वसूली से दाऊद ने डी कंपनी बनाई और फिर वो पाकिस्तान के आतंकियों से जुड़ गया। एनआईए के मुताबिक ठीक उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने भी पहले छोटे अपराधों को अंजाम देकर अपना गैंग खड़ा किया और अब उसका गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड समेत कई राज्यों में फैल चुका है। यही नहीं, लॉरेंस गैंग के तार पाकिस्तान से भी जुड़े बताए जाते हैं। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में यह भी बताया गया कि लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। आरोप है कि इस गैंग में कनाडा और दूसरे देशों में भेजने का लालच देकर लड़कों को भर्ती किया जाता है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का गैंगस्टर हाजी सलीम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य संभाल सकता है। कराची में रहने वाला ये गैंगस्टर इस वक्त न सिर्फ दाऊद के लिए काम करता है, बल्कि वो डी कंपनी के ड्रग्स नेटवर्क को भी संभालता है, जिसकी वजह से गैंगस्टर हाजी सलीम दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड बन गया। उसे कई बार कराची में दाऊद के घर पर भी देखा गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाजी सलीम समंदर के रास्ते होने वाले दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को संभालता है। इसके अलावा वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर दाऊद के ड्रग्स कारोबार को भी तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा है।
खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सलीम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन हासिल है और वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़ा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि हाजी सलीम LTT यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को जिंदा करने में भी लगा है, जिसे 2009 में श्रीलंका की सेना ने खत्म कर दिया था। इधर पंजाब पुलिस ने मोहाली से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश का नाम विशाल बताया गया। आरोप है कि वो पिछले कुछ महीनों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर होटल कारोबारियों से अवैध वसूली में जुटा था, जिसके लिए वो लगातार चंडीगढ़ और मोहाली में रहने वाले कारोबारियों को फोन करके उन पर पैसे देने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस के मुताबिक विशाल नाम के इस बदमाश ने 11 मई को एक कारोबारी को फोन कर पैसों की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और करीब 1.5 महीने बाद पुलिस ने एक हाउसिंग सोसाइटी से विशाल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका साथी कश्मीर सिंह और बॉबी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक विशाल लॉरेंस गैंग का गुर्गा है और आरोप है कि वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम पर पिछले कई महीनों से कारोबारियों से अवैध वसूली करने में जुटा था। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर को पार करके दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों से जा टकराया। इस हादसे का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिनमें हादसे से पहले बारिश के बीच पुणे सोलापुर हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से भागती नजर आईं। इसी दौरान वीडियो में अचानक सफेद रंग का एक ट्रक दिखाई दिया। ये बेकाबू ट्रक डिवाइडर को पार करके उल्टी तरफ पहुंच गया और बारिश की वजह से गीली पड़ी सड़क पर फिसलते हुए एक काले रंग की कार से जा भिड़ा। ट्रक ने सामने से आ रही कार को कई फीट पीछे धकेल दिया और उस पर गिरने लगा। इसी दौरान ट्रक की चपेट में एक मोटरसाइकिल भी आ गई। बेकाबू ट्रक उस कार और मोटरसाइकिल पर पलट गया। बताया गया कि इस भयानक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया अब बेलारूस से यूक्रेन पर हमले कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन से बगावत कर चुके वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस पहुंचने की खबरें हैं। और इसी बीच ब्रिटेन की सेना के पूर्व अधिकारी लॉर्ड डैनाट ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप जल्द ही बेलारूस से यूक्रेन पर कहर बरपा सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में तख्तापलट करने में नाकाम रहे येवगेनी प्रिगोजिन अपने साथ खूंखार लड़ाकों की एक बड़ी फौज लेकर बेलारूस पहुंचे। इसीलिए दावा किया गया कि वहां वैगनर ग्रुप के मुखिया की मौजूदगी यूक्रेन के लिए नए खतरे पैदा कर सकती है। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन यूरोपियन यूनियन के निशाने पर आ गए। इससे पहले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के निर्देश पर उनके लड़ाकों ने मॉस्को के लिए कूच कर दिया था, जिसके बाद पुतिन की सरकार और वैगनर ग्रुप में समझौता हो गया और मॉस्को की तरफ बढ़ रहे लड़ाके लौट गए। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप की इस बगावत के बाद यूरोपियन यूनियन ने पुतिन को आड़े हाथ लिया। दावा है कि यूक्रेन जंग में लगातार पिछड़ने और युद्ध इतना लंबा खींचने की वजह से पुतिन की ताकत कमजोर हुई है और इसी बात का फायदा उठाकर वैगनर ग्रुप ने इतना बड़ा कदम उठाया। इसके साथ ही ब्रिटेन की मीडिया ने इस बात पर चिंता जताई कि परमाणु ताकत वाला देश रूस इस घटना पर चुप नहीं बैठेगा। खबर है कि पुतिन जल्द ही कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में न तो यूक्रेन ने सोचा होगा और न ही यूरोप के दूसरे देशों ने। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि सैन्य बगावत की कोशिश के बाद येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ राष्ट्रपति पुतिन बेहद सख्त हो गए। प्रिगोजिन के खिलाफ रूस कानूनी जांच कर रहा है और आरोप साबित होने पर उन्हें 20 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब ये कि पुतिन अपने सबसे करीबी येवगेनी प्रिगोजिन को जंग के दौरान पीठ में छुरा घोंपने की कड़ी सजा दे सकते हैं। रूस के मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ वहां की खुफिया एजेंसी FSB ने केस दर्ज किए, जिसकी जांच जारी है। हालांकि एक रोज पहले बेलारूस की मदद से वैगनर ग्रुप और रूस की सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि सैन्य विद्रोह को लेकर रूस वैगनर ग्रुप के किसी भी सैनिक पर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन रूस के मीडिया ने दावा किया कि खुफिया एजेंसी FSB येवगेनी प्रिगोजिन पर लगे केस की जांच जारी रखेगी और दोषी पाए जाने पर 12 से 20 साल की कठोर सजा भी देगी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस में घुसे वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को पुतिन की गलती बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को किराए पर लेकर यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ गई और वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंक दिया। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप की धमकी से पुतिन को जान जाने का डर तक सताने लगा, जिसके बाद वो अपने बंकर में छिप गए। इस दौरान जेलेंस्की ने अमेरिका से हुई उनकी बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका जंग को जल्द खत्म करने में उनकी हर मुमकिन मदद करेगा। वहीं अमेरिका ने भी ये भरोसा दिया कि वो युद्ध के आखिर तक यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। वहीं रूस में वैगनर ग्रुप के खिलाफ हो रही कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया। रूस के एक सांसद ने वैगनर ग्रुप को बैन न करने की मांग कर डाली। इस मांग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि वो वैगनर ग्रुप पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन रूस के ही एक सांसद ने दावा कर दिया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके तो केवल अपने कमांडर का आदेश मान रहे हैं। इसीलिए दलील दी जा रही है कि वैगनर ग्रुप के चीफ पर कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन पूरे ग्रुप को ही दोषी मान लेना ज्यादती होगी। इसीलिए माना जा रहा है कि वैगनर ग्रुप को ब्लैकलिस्ट करने या बैन करने का फैसला टाला जा सकता है। हालांकि रूस की सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में इस पर सफाई भी दी गई। सरकार का दावा है कि जब तक वैगनर चीफ के साथ हुई बातचीत पूरी तरह अंजाम तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वैगनर पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत से निपटने के लिए पुतिन को ईरान और कतर से मदद मांगनी पड़ गई। दावा है कि पुतिन ने इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और उसने वैगनर ग्रुप के खिलाफ उनका साथ देने की अपील की। पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि पुतिन अकेले वैगनर ग्रुप से निपटने में कामयाब नहीं हो पाए। यही वजह है कि उन्होंने ईरान और कतर से मदद की मांग की और दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों ने उनकी मदद करने का भरोसा भी दे दिया। मतलब ये कि अगर वैगनर ग्रुप ने दोबारा रूस की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो उसका सामना ईरान और कतर से भी होगा। उधर अमेरिका के मोंटाना में रेलवे का एक पुल टूटकर येलोस्टोन नदी में समा गया और इस दौरान उस पुल से गुजर रही एक मालगाड़ी के कई डिब्बे भी नदी में जा गिरे। इस हादसे की वजह से येलोस्टोन नदी के पानी में खतरनाक केमिकल फैल गया। क्योंकि अमेरिकी रेल अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी के जो डिब्बे नदी में गिरे उनमें 2 डिब्बों में सोडियम हाइड्रोसल्फेट नाम का केमिकल मौजूद था। इसीलिए हादसे के फौरन बाद येलोस्टोन नदी के पानी को इस्तेमाल में लाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इस नदी का पानी साफ करके 1 लाख से ज्यादा लोगों को सप्लाई किया जा रहा था। बताया गया कि सोडियम हाइड्रोसल्फेट मिला पानी पीने से त्वचा में जलन हो सकती है। इसीलिए हादसे के बाद वैज्ञानिक येलोस्टोन नदी के पानी की जांच करने में जुट गए ताकि पता लगाया जा सके कि नदी का पानी पीने लायक है या नहीं। इधर बिहार के दानापुर में एक होटल के कमरे में एक लड़के का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि पिछले महीने उस लड़के के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी और अब होटल के कमरे में उसका शव मिला। पुलिस ने बताया कि वो लड़का होटल में आते ही अपने कमरे में जाकर सो गया था और जब सुबह उसने दरवाजा नहीं खोला तो होटल वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और दरवाजा खोला तो लड़के का शव बेड पर पड़ा मिला। साथ ही उसके शव के बगल में 2 हथियार भी मिले। एक पिस्टल भी था और एक कट्टा से जिसे गोली मारा है उसके कनपट्टी में लगा हुआ है। होटल का कमरा अंदर से बंद होने की वजह से पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई। साथ ही वहां से मिले दोनों हथियारों को भी कब्जे में ले लिया गया और पुलिस जांच में जुट गई। इस बीच महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुई ओवैसी की रैली में औरंगजेब के समर्थन में नारे लगने के आरोप की जांच शुरू हो गई और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। महाराष्ट्र में औरंगजेब की विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले ओवैसी की पार्टी के ही एक नेता के औरंगजेब का पोस्टर लहराने के बाद हुई थी, जिसके बाद कोल्हापुर समेत कई जिले जल उठे थे। जिसके बाद ओवैसी की बुल्ढाना की रैली में औरंगजेब के समर्थन में नारे लगने का आरोप लगा। रैली का वीडियो भी आया, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई। यही नहीं, इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। फॉरेन्सिकला सदरचं रेकॉर्डिंग पाठवून त्यांचा जो अहवाल त्याच्यावर येईल त्याप्रमाणे पुढे कारवाई केली जाईल। मामले की तह तक पहुंचने के लिए ओवैसी के पूरे भाषण की जांच की गई, क्योंकि आरोप लगा कि इसी भाषण के दौरान मंच पर खड़े ओवैसी के सामने औरंगजेब के समर्थन में नारे लगे। उधर रूस ने सीरिया में 2 जगह एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। सीरिया में साल 2011 से जंग छिड़ी है, जिसमें सीरिया का दोस्त रूस उसके विद्रोहियों से लड़ रहा है। इसलिए रूस ने उनको ठिकाने लगाने के लिए फिर हमला कर दिया। जिसकी सामने आई तस्वीरों में दिन के उजाले में रूस की मिसाइल उत्तर पश्चिमी सीरिया के इदलिब प्रांत में गिरती नजर आई। दावा किया जा रहा है कि ये रूस का सीरिया पर इस साल का सबसे बड़ा हमला है। सीरिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच 12 साल से जंग छिड़ी है और पुतिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ खड़े हैं। उनकी सरकार को बचाए रखने के लिए रूस ने अपनी सेना को सीरिया में तैनात किया हुआ है। रूस के हवाई हमलों की बदौलत ही सीरिया की सरकार अब तक बची हुई है। यही वजह रही कि इस बार भी रूस ने एयर स्ट्राइक का ही तरीका अपनाया और सीरिया के इदलिब प्रांत पर बम गिरा दिए, क्योंकि वहां विद्रोहियों का कब्जा है। इस बीच मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस में फैली हिंसा के बाद वहां के राष्ट्रपति ने कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया। वहां कोलोमा शहर में एक रात पहले हुई गोलीबारी में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी वहां कई शहरों से हिंसक झड़प की खबरें सामने आई थी, लेकिन एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी से सबके होश उड़ गए। आशंका जताई गई कि हॉन्डुरस के कोलोमा में यह वारदात ड्रग्स तस्करों के बीच हुए विवाद की वजह से हुई, जिसमें एक ही झटके में करीब 20 लोगों की जान चली गई। इसके बाद वहां बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया। साथ ही कोलोमा में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस वालों ने शहर के कोने कोने में दबिश दी। वहीं सरकार ने संदिग्ध लोगों की जानकारी देने पर करोड़ों रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी। इधर दिल्ली में बिजली करीब 10% तक महंगी हो गई, जिसका असर दिल्ली में 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। दिल्ली में बिजली की दरों को तय करने वाले आयोग DERC ने वहां की बिजली कंपनियों को पैसा बढ़ाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद दिल्ली में बिजली महंगी हो गई, क्योंकि DERC ने दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को बिजली खरीद पर हुए समझौते के तहत तय हुई दर को बढ़ाने की इजाजत दे दी। असल में बिजली पैदा करने वाली कंपनी और उसके खरीदार के बीच बिजली खरीद के लिए एक निश्चित दर समझौता होता है और अब उसी दर को बढ़ाने की इजाजत DERC ने दे दी, जिसके तहत दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी BYPL को बिजली पर करीब 10% ज्यादा दर वसूलने की इजाजत मिली। साथ ही दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली दूसरी कंपनी BRPL को करीब
6.5% और एनडीएमसी को 2% ज्यादा दर वसूलने की इजाजत मिल गई, जो अगले 9 महीने तक यानी जुलाई 2023 से लेकर मार्च 2024 तक ये दर वसूलेंगी। और इसी वजह से दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई। बिजली की बढ़ी कीमतों पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने दिल्ली में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने बिजली के दाम बढ़ाए जाने को गलत बताया और केजरीवाल सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने चेतावनी दी कि फैसला वापस नहीं हुआ तो सड़क पर आंदोलन होगा। इस बढ़त को तुरंत वापस लीजिए, नहीं तो हम दिल्ली में इन लोगों के लड़ाई को लेकर के सड़कों पे भी जाएंगे। जबकि आम आदमी पार्टी ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता दिया। आज अगर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुफ्त बिजली का वादा करके केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा दिया। उधर गुजरात के अहमदाबाद में खुफिया सुरंग के जरिए शराब की तस्करी का मामला सामने आया। वहां शराब माफिया ने शराब रखने के लिए बेडरूम में ही सुरंग बना डाली ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। शराब की तस्करी के लिए जो सुरंग बनाई गई उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बेडरूम के अंदर लंबी सुरंग दिखाई दी। आरोपियों ने सुरंग के अंदर ही शराब छिपा कर रखी थी, लेकिन पुलिस के आगे शराब माफिया की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने बेडरूम में बनी उस सुरंग का पता लगा लिया, जिसके बाद वहां से करीब 5 लाख रुपयों की शराब जब्त कर ली गई। इतना ही नहीं, शराब की तस्करी करने के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि 8 आरोपी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी पुलिस ने तलाश तेज कर दी। इस बीच उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने कोरियाई युद्ध की 73वीं सालगिरह पर अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई। इस ऐतिहासिक मौके पर राजधानी प्योंगयांग में बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की गईं, जिनमें 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर कोरिया के मीडिया ने इन रैलियों की कई तस्वीरें भी जारी की, जिनमें लोग हाथों में अमेरिका विरोधी तख्तियां पकड़े नजर आए। उन तख्तियों पर लिखे संदेश में अमेरिका को शांति के लिए खतरा बताया गया। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि अमेरिका को उत्तर कोरिया के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले ये याद रखना चाहिए कि उसका कोई भी इलाका उत्तर कोरियाई मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने एक पुराने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उसने दृश्यम फिल्म देखकर अपने दूसरे दोस्त के साथ मिलकर यह प्लान बनाया और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि यूपी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली वो छात्रा अपने दोस्त राहुल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन उसका पुराना दोस्त दिव्यांश अक्सर उसे परेशान करता था और पुलिस के मुताबिक इसी वजह से उस छात्रा ने अपने दोस्त राहुल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची, जिसमें राहुल का ड्राइवर शादाब भी इस प्लान में शामिल हुआ। जिन्होंने इकबाल किया है कि हम तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से देवांश की हत्या करके, जिसके आरोप में पुलिस ने उस छात्रा और उसके दोस्त राहुल समेत ड्राइवर शादाब को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि दृश्यम फिल्म देखकर तीनों आरोपियों ने इस हत्या का प्लान बनाया था। उधर बिहार के भोजपुर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप लगा कि वहां टोल मांगने पर एक कार में सवार कुछ लोगों ने टोल प्लाजा के एक कर्मचारी पर गोली चला दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग टोल प्लाजा के एक कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते नजर आए। इसी दौरान एक हमलावर ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चला दी। हालांकि गनीमत यह रही कि गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन फायरिंग की इस घटना से वहां सनसनी फैल गई, जिसका फायदा उठाकर कार सवार हमलावर वहां से भाग निकले। बाद में टोल प्लाजा कर्मी ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच म्यांमार के यांगोन में इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स ट्रैफिकिंग डे के मौके पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वहां 44 करोड़ डॉलर यानी 3,500 करोड़ रुपए के ड्रग्स जलाकर नष्ट कर दिए गए। बताया गया कि भारी मात्रा में नशे की खेप को जब्त किया गया था, जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद म्यांमार के यांगोन में सड़क पर आग की धधकती लपटें उठती नजर आईं और कुछ ही मिनटों में करोड़ों के ड्रग्स जलकर राख हो गए। इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स ट्रैफिकिंग डे के मौके पर नशीली दवाओं के इस्तेमाल और उनकी तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया गया। बताया गया कि इस अभियान के तहत 44.5 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 3,500 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए थे, जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। वहीं पिछले साल इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स ट्रैफिकिंग डे पर करीब 1,500 करोड़ रुपए के ड्रग्स जलाकर नष्ट किए गए थे। इधर यूपी पुलिस ने ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में मारपीट के आरोपी बाउंसर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी में रहने वाले अर्नब नाम के आदमी ने 5 गार्ड और एक बाउंसर के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। मारपीट के इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी गौर सिटी के 12th एवेन्यू के गेट पर कुछ लोग मारपीट करते नजर आए। सोसाइटी में रहने वाले अर्नब नाम के आदमी ने आरोप लगाया कि 23 जून की रात गेट पर तैनात कई गार्ड ने उनसे अभद्रता की। आरोप है कि इस दौरान वहां मौजूद अजय कुमार नाम के बाउंसर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस मामले में उनकी शिकायत पर पुलिस ने उस वक्त मारपीट में शामिल 5 गार्ड को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी बाउंसर भाग गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर भारत के अमेरिकी ड्रोन खरीदने से बौखलाया पाकिस्तान कंगाली की हालत में भी नए हथियार खरीदने वाला है। चीन और पाकिस्तान की सेना के बीच होने वाले सौदे से जुड़ा यह दावा पाकिस्तान की मीडिया ने किया, जबकि भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के पास न तो अपने लोगों को खिलाने के लिए अनाज है, न ही उन्हें देने के लिए रोजगार है। लेकिन इसके बावजूद वो भारत और अमेरिका के बीच हुए प्रेडेटर ड्रोन की बड़ी डील से टेंशन में। यही वजह रही कि खराब आर्थिक हालात के बाद भी भारत की तरक्की से परेशान पाकिस्तानी सेना चीन से नए हथियार खरीदने वाली है। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि उनकी सेना चीन से 4 मानव रहित CH-4 ड्रोन खरीदेगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से 8 AR-1 मिसाइल भी खरीदने की डील की, जबकि पाकिस्तान के पास पहले से ही चीन के 3 CH-4 ड्रोन मौजूद हैं। लेकिन भारत की बढ़ती ताकत से वो इस कदर घबरा गया कि वो भयंकर आर्थिक संकट से गुजरने के बाद भी चीन से हथियार खरीदने में जुट गया। इधर सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का फैसला कर सकती है। खबर है कि यह फैसला राहुल गांधी ने लिया है और दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया। इससे पहले खबर आई कि पटना में हुई विपक्ष की बैठक में अध्यादेश के मुद्दे पर दोनों पार्टियों की ठन गई, क्योंकि केजरीवाल ने शर्त रखी कि कांग्रेस अध्यादेश पर अपना रुख साफ करे। लेकिन कांग्रेस के केजरीवाल की शर्त नहीं मानने पर दोनों पार्टियों की दूरी बढ़ गई, जिसकी झलक पटना में विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी, जिसमें केजरीवाल शामिल नहीं हुए। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के रुख से नाराज हैं। यही नहीं, पार्टी नेता आम आदमी पार्टी के बारे में बात तक करने के मूड में नहीं दिखे। कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, इस पर हम नहीं जाना चाहते। खबर है कि कांग्रेस ने पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का फैसला किया और अकेले ही लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के 9 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए, जबकि कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। और इन हमलों के लिए रूस ने ड्रोन समेत कई मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि जिन इलाकों में रूस ने हमला किया उनमें चर्निव, सुमे, जापोरिजिया, नीप्रो, खार्किव, कुपियांस्क, लुहांस्क, निकोलेव और खरसोन शामिल थे। इन सभी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान लुहांस्क में हुआ, जहां 101 बार हमले किए गए, जिनमें 16 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा यूक्रेन के चर्निव में रूसी हमले में एक ट्रांसफार्मर तबाह हो गया, जिसकी वजह से लोग बिना बिजली रहने को मजबूर हो गए। वहीं जापोरिजिया में भी 52 बार हमले हुए, जिससे वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। उधर दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ताइवान ने भी घेरेबंदी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान ने अब चीन के खिलाफ सभी देशों से एकजुट होने की अपील की और चीन की दादागिरी का डटकर मुकाबला करने का ऐलान किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान ने उन देशों से आगे आने की अपील की जिनसे किसी न किसी मुद्दे पर चीन का विवाद चल रहा है। पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ताइवान के विदेश मंत्री ने इस बात का दावा किया कि चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, जो न सिर्फ ताइवान के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि इससे पहले कई देश भी उसकी दादागिरी के शिकार हुए। ऐसे में ताइवान ने अपील की कि चीन के खिलाफ सभी देश एकजुट होकर अपने सैन्य संसाधनों को साझा करें, जिससे आसानी से चीन का मुकाबला किया जा सके। इधर मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन के समर्थन से चलने वाले 18 गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हजारों बच्चे और वरिष्ठ नागरिक इंटरनेशनल ब्रॉडवे म्यूजिकल द साउंड ऑफ म्यूजिक में शामिल हुए और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यह शो बच्चों को समर्पित कर दिया। इस शो में खास तौर पर कुल 3400 बच्चों और बुजुर्गों को बुलाया गया था। इन बच्चों में कई दिव्यांग बच्चे भी शामिल रहे। ये शो मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में रखा गया। उम्मीद कुछ जगह के भरोसे के आदमी, उम्मीद कुछ जगह के भरोसे के आदमी लौटे नहीं हैं जाके भरोसे के आदमी। 100 बात की एक बात कही अकेला ने, गैरों के लूटने का कभी दुख नहीं हुआ, चूना लगा गए भरोसे के आदमी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।